बिहार पे चलते हैं। अब पंकज सर बैठे हैं, बिहार की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिहार में जो हुआ वो भी उम्मीदों से परे है। झारखंड ने चौंकाया, साथ में बिहार ने भी चौंकाया। 4 सीट पे ही चुनाव हुआ, लेकिन ये 4 सीट इसलिए भी मायने रखते हैं कि इन 4 सीटों के लिए प्रशांत किशोर ने जी जान लगा दिया। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने कहा कि ये जो परिणाम आएंगे, ये आने वाले 3 महीने 4 महीने में जो विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनावों की एक छोटी सी झलक इस पे दिखेगी और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा जब देखें कि जिस तरीके से बाकी पार्टियां जैसे जदयू और जो गठबंधन इनकी है, उन्होंने जब लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की तो ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा यहां काम कर रहा है। लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नहीं था। 2 सीटों पे बीजेपी जीतती है, 1 सीट पे जनता दल यूनाइटेड जीतती है और 1 सीट पे हम पार्टी जीत जाती है। 4 पे एकदम से साफ कर देती है और आरजेडी जो जिनकी सीटें थी वो सीटें उल्टा छीन लेती है। इनकी सीटें नहीं थी। क्या ऐसा समीकरण बना, जरा उस पर विश्लेषण करिए। देखिए, आपको एक बात बहुत साफ बता दें अंकित, कि बिहार में अभी एनडीए के पास जो समीकरण है और जो उसके एलाइज हैं, वो समीकरण इतना मजबूत है कि आरजेडी का जो वर्तमान स्वरूप है, इस स्वरूप में आरजेडी एनडीए को पटक नहीं पाएगी। जबकि ये भी सच है कि नीतीश कुमार जो 2005 के नीतीश कुमार थे या 2013 तक जो नीतीश कुमार थे, वो नीतीश कुमार आज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर उनका ट्रम्प कार्ड होता था, आज वो ट्रम्प कार्ड नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, इलीगल शराब बिकने के मसले पर, तमाम मसले पर नीतीश कुमार अब उस तरह से सफल नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। फिर भी नीतीश कुमार इतना विजयी क्यों है, यह समझना बहुत जरूरी है। दरअसल जितनी छोटी छोटी जातियां, जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ अभी बता रहे थे चौबे जी, आनंद जी और ज्ञानरंजन जी बता रहे थे कि 40% वोट इनके साथ इंटैक्ट है जेएमएम के साथ। वो मोमिन और मांझी का जो अलायंस है वो इतना फॉर्मिडेबल अलायंस है कि जिसको ब्रेक करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। अगर आप बिहार में देखें तो 18 और 14%, 32% मतदाता ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आरजेडी के साथ हैं। आरजेडी ने कुशवाहा को साधने का प्रयास किया लोकसभा चुनाव में, तो उसका असर 3 सीट पर पड़ गया क्योंकि 8 टिकट आरजेडी ने कुशवाहा को दिया। लेकिन बीजेपी ने वो दाव भी फेल कर दिया जब उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने चुनाव डिक्लेरेशन से पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि राज्यसभा भेज रहे हैं। तो अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है, तो अब कुशवाहा भी उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर एनडीए के तरफ वोट कर रही है। जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा है। आप देख लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी एनडीए की हिस्सा है, नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी एनडीए का हिस्सा है। तो अब बिहार में आप देखेंगे कि एंटी यादव पोलराइजेशन, एंटी यादव जो है, तमाम जातियां एकजुट हो जाती हैं। एक तो उसका असर होता है, दूसरा यादव मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन मजबूत होता था वो भी दरकने लगा। अब जैसे बेलागंज लीजिए, बेलागंज में मोहम्मद जावेद को खड़ा कर दिया जनसुराज पार्टी ने। मोहम्मद जावेद 17-18 हजार वोट ले आए। अब समझिए उसका अच्छा खासा नुकसान हुआ। अब देख लीजिए, रामगढ़ में कुशवाहा समाज से जनसुराज पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, कुशवाहा का भी नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो इस चुनाव को देख करके एक बात तो कहा जा रहा है कि जनसुराज पार्टी सेंधमारी कर रही है, वो एनडीए में भी कर रही है, वो आरजेडी में भी कर रही है। लेकिन आरजेडी का जातीय समीकरण एनडीए की तुलना में पहले से कमजोर है और उसमें थोड़ी भी सेंधमारी कर दे रही है जनसुराज पार्टी तो आरजेडी को कहीं ज्यादा नुकसान होता है। और एनडीए में करती है तो एनडीए को बहुत फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसी का परिणाम है कि 3 सीटें इंडिया ब्लॉक के पास थी, आरजेडी लेड अलायंस के पास थी, तीनों सीटें आरजेडी हार गई। आप हैरान हो जाएंगे, सुरेंद्र यादव ने अपने सुपुत्र को बेलागंज से उतारा जहां से वो पिछले 35 साल से विधायक है, 30 से 35 साल से विधायक हैं। उनके सुपुत्र बेलागंज से हार गए। आप हैरान हो जाएंगे रामगढ़ से, जहां से कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के जगतानंद सिंह, और उनके बड़े बेटे सुधाकर सिंह रामगढ़ से एमएलए थे, लोकसभा चुनाव बक्सर से जीते तो रामगढ़ की सीट खाली हुई, उपचुनाव लड़ा गया और उस उपचुनाव में
जगतानंद सिंह के बेटे की करारी हार हो गई। समझ लीजिए लड़ाई किस में हुई, तो बीजेपी और बीएसपी में हो गई। तो अब समझिए अगर इस तरह की घटना घट रही है तो उससे एक बात साफ समझ में आ रहा है कि जन स्वराज पार्टी ज्यादा डेंट अगर पहुंचा रही है तो वो पहुंचा रही है आरजेडी को, क्योंकि उनका अलायंस पहले से कमजोर है, जातीय समीकरण पहले से कमजोर है, और उसमें भी अगर सेंधमारी हो जाती है तो आरजेडी को काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। श्याम किशोर जी के पास जाएंगे। आपने दोनों राज्यों के पॉलिटिक्स को समझा और आपको देखकर ही लगता है कि आप बिहार में खूब रहे हैं, क्योंकि पहले झारखंड भी बिहार ही था। तो बिहार की राजनीति को थोड़ा हम और करीब से समझने की कोशिश करेंगे, और दर्शकों के लिए भी, कि क्या नीतीश कुमार जितना उनको समझा जाता है, जितना लोगों को लगता है, उतना समझना आसान नहीं है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ होते हैं तो बिहार विधानसभा में ऐसे बयान देते हैं जिन बयानों पे लोग मजाक उड़ाते हैं, किरकिरी होती है, तमाम चीजें होती है। वही नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं तो उन्हीं नीतीश कुमार के जो नेता हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, चाहे जो अभी वर्तमान में उनके अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संजय झा की बात कर लें, चाहे ललन सिंह की बात कर लें, चाहे और नेताओं की बात कर लें, सब में एक अलग अलग सी कॉन्फिडेंस दिखता है और एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि एक बिखरा हुआ चीज जैसे बहुत मजबूती के साथ आ गया और वो चीजें लगातार आप इलेक्शन दिखता है। ऐसा क्या है जो इन सब चीजों को, जो परिणाम इलेक्शन में परिणाम में बदल रहा है? लोकसभा चुनाव भी आपने देखा, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जिस बिहार से पूरे इंडिया अलायंस की जो शुरुआत होती है नीतीश कुमार करते हैं, लालू यादव और उनके बेटे आगे आगे चलते हैं, बड़े भाई बनकर चलते हैं, सब कुछ होता है और लास्ट में यही होता है कि पूरे देश में इंडिया अलायंस चुनाव लड़ता है, लेकिन बिहार में सबसे बुरी स्थिति रहती है। नीतीश का ऐसा क्या है? देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। एक चीज बताइए, आप लोग उधर देख रहे होंगे स्क्रीन। हाँ। झारखंड में क्या 56 सीटें इंडिया ब्लॉक जीत गया? नहीं, 56। एक मिनट बता रहे हैं। देख रहे हैं आप, जरा वो बताइए। अगर 56 जीत गया है तो इसका एक लाइन में एक दूरगामी प्रभाव मैं बता रहा हूँ। हाँ। नहीं, उसमें से कुछ सीटें अभी चल रही हैं, लेकिन 56 आप मान चलिए। अगर 56 जीत जाता है, इसका मतलब अगले कम से कम 2 राज्यसभा चुनाव में बीजेपी एक भी अपना राज्यसभा सदस्य नहीं भेज पाएगी। यहाँ का जो समीकरण है उसमें 28 विधायक मिलके एक राज्यसभा सदस्य चुनते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रही बात नीतीश कुमार की, तो सबको मालूम है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, लगभग क्लियर है ये 56 सीट लगभग क्लियर है, क्योंकि 76 सीटों पे आ चुका है। अब ये 5 ही सीट बचे हैं जिन पे रिजल्ट आना है, तो ये क्लियर तो है। 76 अगर 56 हो गया तो मृत्युंजय जी भी समझ रहे होंगे इस चीज को कि अगले कम से कम 2 राज्यसभा चुनाव में, और झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी या एनडीए ब्लॉक अपना प्रतिनिधि नहीं भेज पाएगा। जो कि चर्चा कर रहे थे कि पार्टी ऑफिस में बैठ के राजनीति करने वाले राज्यसभा चले जाते हैं, तो अगर 56 सीटें आती है तो ज्ञान रंजन जी अब निश्चिंत रहिए, भाजपा अगले 2 बार नहीं भेज पाएगी, किसी को नहीं। खैर, रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये सब तो दोस्त थे न पहले, बहुत गहरे दोस्त थे। और नीतीश जी के लिए मेरे ख्याल से लालू प्रसाद की एक टिप्पणी जो संसद में कही गई थी, बहुत वायरल होती रही है, उतना कहना ही उनकी परिभाषा के लिए काफी है कि इनके तो पेट में 32 दांत हैं जिसको कोई नहीं समझ पाता है। शायद आप लोगों को याद आ गया होगा ये। अब लालू यादव नहीं समझ पाए तो तेजस्वी यादव कैसे समझेंगे? सवाल ये भी है। बिल्कुल नहीं समझेंगे। और नीतीश जी अबूझ पहेली हैं। दिक्कत ये है कि वो कब इधर रहेंगे कब उधर रहेंगे, तो वो अच्छा। और आप देखिए कि जब वे आरजेडी के साथ, यानी इंडिया ब्लॉक का जब गठन हो रहा था, उस टाइम मुझको याद आता है कि विधानसभा में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया था कि एनडीए ने पूरे देश में हंगामा कर दिया था। शायद वैसी बात भी थी, लेकिन आज तो सब दुख दर्द भूल गए ना लोग। तो नीतीश जी में यह खासियत है कि वो जहां रहते हैं वहां के होके रह जाते हैं और उसको थोड़ा बूस्ट अप कर देते हैं।
बाकी तो जो राजनीति है सो है ही। ठीक है, एक बार ज्ञान रंजन जी के पास चलते हैं, फिर आपके पास आएंगे। ज्ञान कुछ रंजन प्रतिक्रिया जी दी? अच्छा, वो जा चुके हैं, तो ठीक है, अंतिम एक बार करते हैं, उसके बाद फिर खत्म करेंगे। क्या प्रशांत किशोर का भविष्य है? प्रशांत किशोर का जो भविष्य दिख रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं तो मैंने आम आदमी पार्टी को भी बहुत नजदीक से देखा है। इनफैक्ट जब आम आदमी पार्टी का ग्रोथ हो रहा था तो मैं उसके साथ जुड़ा हुआ भी था, और जर्नलिस्ट के तौर पर भी हम लोग काफी फैसिनेटेड थे। हम बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे। चुनाव में क्या होता है कि पहली बार आप हारने के लिए उतरते हैं, दूसरी बार आप हराने के लिए उतरते हैं, और तीसरी बार आप जीतने के लिए उतरते हैं। समझ गए? तो अगर पहली बार में ही प्रशांत किशोर कुछ सीट पर हरा ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं होंगे। प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर फैक्टर होंगे। और इस चुनाव का जो परिणाम है, खास तौर पर आप ये देखें तो आप ये पाएंगे कि बेलागंज, जहां से सुरेंद्र यादव हमेशा जीतते रहे, अगर मुझे 30 साल या 35 साल, 30 से 35 साल से उनका कब्जा है। अब बेलागंज में मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन नहीं टूटे, उसके लिए लालू प्रसाद, जो कि बीमार हैं, लोकसभा चुनाव में अपनी बेटियों के अलावा कहीं कैंपेन करने नहीं जाते, लालू प्रसाद यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा दोनों जाते हैं बेलागंज, कि बेलागंज की जनता से अपील करने की ये जो कॉम्बिनेशन है उसको टूटने मत देना, क्योंकि वहां सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, उसके बाद मुसलमानों की है। अब देखिए, उसमें लालू प्रसाद कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वहां दोनों जेडीयू ने भी और आरजेडी ने भी, दोनों ने यादव उम्मीदवार दिया और जन सुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया। जन सुराज भी 17,000 के आसपास वोट काटने में कामयाब हो गई, और जो मनोरमा देवी यादव हैं वो भी बड़े परिवार से हैं, वो भी यादवों के वोट में सेंधमारी करने में कामयाब हो गई। तो आधार वोट बैंक जो पहले लालू यादव अपनी जाति छोड़िए दूसरे को भी ट्रांसफर करा देते थे, यादवों और मुसलमानों का वोट, उसमें डेंट पड़ने लगा। और अगर कई जगह हो रहा है, पूर्णिया का चुनाव देखिए, उसके बाद वही मैं कह रहा हूं, देखिए पूर्णिया में भी जहां बीजेपी के अलावा मुस्लिम को विकल्प मिल रहा है, पप्पू यादव को वोट किया गया। आप देख लीजिए, उपचुनाव हुआ, मीसा भारती की सीट पे, मीसा भारती नहीं, वो बीमा भारती के सीट पे बीमा भारती की हालत खराब हो गई। लेकिन पहले देखती है, जो मुझे मुसलमान कम्युनिटी की अगर बात करें तो पहले उनका ये रहता है कि बीजेपी हारे, और बीजेपी हारने के बाद उनके पास अगर कोई विकल्प है तो उसको चूज कर रहे हैं। तो ये आरजेडी के लिए कंसर्न भी है। उत्तर बिहार गए थे तेजस्वी यादव, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं जन सुराज की वजह से इस उपचुनाव में आरजेडी को ज्यादा नुकसान पहुंचता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आरजेडी का जातीय समीकरण एनडीए की तुलना में पहले से कमजोर है, और उसमें थोड़ी भी सेंधमारी अगर प्रशांत किशोर कर लेते हैं तो आरजेडी को ज्यादा नुकसान होता है, एनडीए को कम नुकसान होता है। इस उपचुनाव में तो साफ दिख रहा है कि आरजेडी को वो ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए। जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 40 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे, तो आरजेडी की स्थिति क्या रहेगी, जरा सोचिए। और एआईएमआईएम भी होगी, वो भी किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगी। तो आरजेडी के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चूंकि आरजेडी अपना सोशल कॉम्बिनेशन मजबूत नहीं कर पा रही है, जातीय जनाधार बढ़ा नहीं पा रही है। यादव एक एग्रेसिव डोमिनेंट कास्ट है, यादवों के साथ अन्य जातियां जुड़ नहीं पा रही हैं। तेजस्वी यादव ने बहुत प्रयास भी किया है, लोकसभा चुनाव में थोड़ी बहुत सफलता जरूर मिली, लेकिन फिर उपचुनाव में यह धाराशायी हो गया। आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही। यूपी का चुनाव जब हम देखते हैं तो यूपी के चुनाव में जब वोटिंग पैटर्न जो है तो ऐसा देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का चेहरा लगा है, समाजवादी पार्टी है, साइकिल चुनाव चिन्ह है, चाहे सिंह हो, चाहे मिश्रा हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी चेहरा वोट पड़ता है, यादव वोट करते हैं। लेकिन अब रामगढ़ का भी उपचुनाव हुआ है, रामगढ़ में बहुजन समाजवादी पार्टी से सतीश कुमार सिंह यादव लिखते हैं, वो चुनाव लड़े, उन्होंने बढ़िया टक्कर दिया, लेकिन टक्कर किसको दिया, बीजेपी के अशोक कुमार को, और अशोक कुमार चुनाव जीते। लेकिन अजीत कुमार सिंह का वोट कहां गया, जो आरजेडी कैंडिडेट हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि अजीत कुमार सिंह राजपूत है,
और सतीश कुमार यादव जिनकी बात आप कह रहे हैं वो यादव हैं, वो बीएसपी से लड़ रहे हैं। तो पहले ऐसा होता था कि लालू प्रसाद के एक इशारे पे यादव किसी को भी वोट करते थे। अब देखिए यादव अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं, वहां पर वो लालू प्रसाद की बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वहां पर आरजेडी का उम्मीदवार राजपूत समाज से है और वो जगतानंद सिंह के बेटे हैं। तो ये फर्क आया है। अगर ये फर्क कंटिन्यू होता है विधानसभा चुनाव में भी, तो आरजेडी को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस बात को आप समझ लीजिए। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि वो जो वोट ट्रांसफर करा देने की क्षमता थी, इकलौते नेता लालू प्रसाद हैं, वो लालू प्रसाद अब उस तरीके से कामयाब नहीं दिख रहे। तेजस्वी यादव के हम लोग जब ग्राउंड पे थे, पूरा हमने कवर किया, बिहार कवर किया, और हमने देखा कि तेजस्वी यादव का इम्पैक्ट यूथ में था। कुछ भूमिहार लड़के मिले जिन्होंने कहा तेजस्वी यादव रोजगार बांटेंगे, लेकिन ये सारी चीजें वोट में कन्वर्ट होती दिखती नहीं है। देखिए वोट में तो आप ये देखते हैं ना कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जो हार रहा है उसको वोट नहीं मिलता, वोट उसको भी मिलता है। पर अगर कोई 2000 से भी जीत गया, 4000 से भी जीत गया, तो नजर वही आता है। तो सबसे बड़ी बात यही है, मतदाता हर जाति में कुछ ना कुछ है, लेकिन इफेक्टिवली बड़ी आबादी, बड़ी संख्या किसको वोट कर रहा है, जातीय समीकरण कैसा बन रहा है, ये देखना बहुत दिलचस्प। श्याम किशोर जी कुछ बोलना चाहते हैं एक बार? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो अभी पंकज जी बोल रहे थे, तो मुझको याद आ गया यहाँ गांडे चुनाव का एक किस्सा कि पप्पू यादव प्रचार में निकले थे कल्पना सोरेन के पक्ष में, और एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें वो पूछते हैं किसी लड़की से कि किसको वोट दोगी, तो वो बोलती है कि हम तो भाजपा को वोट देंगे। और इसको बहुत प्रचारित किया गया, एकदम वायरल हुआ पूरा हर सोशल मीडिया पे, लेकिन परिणाम सामने है। तो बहुत अलग चीज है और इस ढंग की चीजें बहुत अलग होती हैं, इनका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं होता है। ये केवल कहिए माहौल बनाने के लिए होता है, कभी माहौल बन जाता है, कभी नहीं बनता है। चलिए ठीक है, श्याम किशोर जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद दत्त जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पंकज सर बात करने के लिए। तो फिलहाल झारखंड का जो इलेक्शन है वो पूरी तरीके से अब परिणाम आ चुका है, और जो क्लियर मैंडेट है वो 56 सीटों पे दिख रहा है, जो जेएमएम और उसके सहयोगी दल हैं। बिहार की जो 4 सीटों पे उपचुनाव हुए उसमें एनडीए ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन झारखंड का जो परिणाम है उसने साफ संकेत दिया कि फिलहाल अब 5 साल झारखंड में हेमंत सोरेन को कोई हिला नहीं सकता है। हेमंत सोरेन के पास अब विकल्प भी है। अगर हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, या जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो हेमंत सोरेन के पास हैं कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन अब पूरी तरीके से जगह लेने को तैयार हैं। शपथ ग्रहण होगा, हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अब निगाहें इस बात पर है कि नए मंत्रालय में कौन शामिल होता है और कौन होता है मंत्रालय से बाहर। बिहार और झारखंड की खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।